अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत के साथ होंगे। आज मैं बात करूंगा फ्रोजन शोल्डर के ऊपर, कंधा जाम के ऊपर। जैसा कि हम सबको पता है, शोल्डर जॉइंट सबसे मोबाइल जॉइंट होता है हमारी बॉडी में और हमारी डेली एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसीलिए शोल्डर में जब भी पेन होती है या डिस्कम्फर्ट होता है तो पेशेंट अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करता है, थोड़ा हैंडीकैप सा फील करता है। हर शोल्डर पेन की अलग रीज़न होती है और अलग वैरायटी होती है। मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है, बहुत सारे पेशेंट्स अपने शोल्डर पेन को फ्रोजन शोल्डर का नाम देते हैं या फ्रोजन शोल्डर समझ लेते हैं, जबकि ये सही नहीं है। फ्रोजन शोल्डर का मतलब है कंधा जाम हो जाता है, ना कि पेनफुल स्टेज। ऐसे ही फ्रोजन शोल्डर की 3 स्टेजेस हैं। मैं कैरोप्रैक्टर असद मिर्जा इस वीडियो में फ्रोजन शोल्डर की इन्हीं 3 स्टेजेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और हर स्टेज का प्लान ऑफ ट्रीटमेंट भी अलग होता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रोजन शोल्डर की स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट फेज होता है फ्रीजिंग फेज और पेनफुल फेज। ये फेज 3 से 6 महीने तक रह सकता है, जिसमें पेशेंट को पेन फील होता है और उसको नाइट में पेन होता है, मतलब सोने में डिफिकल्टी फील होती है। सेकेंड फेज होता है फ्रोजन फेज। इसको हम फेज ऑफ स्टिफनेस भी बोलते हैं। इसमें पेशेंट को पेन और स्टिफनेस दोनों साथ साथ चलता है। ये इन्फ्लेमेटरी फेज भी होता है। ये फेज 6 से 12 महीने तक रह सकता है। ये चीजें कितनी देर तक रहती हैं, ये पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करती है विद मेडिकल हिस्ट्री। थर्ड फेज होता है थोइंग फेज, यानी कि रिकवरी स्टेज। इसमें फ्रोजन शोल्डर या स्टिफनेस का जो फेज है वो स्लोली सबसाइड होने लगता है और मूवमेंट पेशेंट की वापस रिस्टोर होने लगती है। इस फेज को आने में टाइम लगता है 12 से 18 माह तक, मींस 1.5 साल के अंदर अंदर फ्रोजन शोल्डर की स्टेजेस रिकवर होने लगती हैं, डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड मेडिकल हिस्ट्री। फ्रोजन शोल्डर को हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर होता क्या है? जब हमारा कैप्सूल थिकन होना शुरू हो जाता है, कैप्सूल टाइट होने लग जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट भी लॉस होना शुरू हो जाती है, या पेन होने की वजह से हम अपनी ही मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, जिससे कैप्सूल टाइट होना शुरू हो जाता है और थिकन होना शुरू हो जाता है। अब इसकी कॉज क्या होती है एडेसिव कैप्सुलाइटिस? रिपीटेड स्ट्रेन होता है किसी भी एक्टिविटी करने से, यानी कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो रिपीटेड स्ट्रेन आता है, जिससे हम शोल्डर को अबडक्शन यानी कि शोल्डर को बाहर की तरफ ज्यादा रखते हैं। तो उससे क्या कॉज होती है? इन्फ्लेमेशन। बार बार उसको यूज करने से फ्रिक्शन कॉज होती है। फ्रिक्शन कॉज होने की वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। अब इन्फ्लेमेशन क्या कॉज करती है? फाइब्रोसिस, यानी कि वहां पर फाइब्रोसिस मतलब हीलिंग का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। फाइब्रोसिस कॉज करती है थिकनिंग ऑफ कैप्सूल, जिसकी वजह से थिकनिंग ऑफ कैप्सूल मतलब कैप्सूल थिकन होना शुरू हो जाता है और पेनफुल हो जाता है। यानी कि थिकनिंग कॉज करती है एडेजेंस, जिसका नाम फ्रोजन शोल्डर है या एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट करने से पहले हमें यह श्योर होना चाहिए कि उसकी कॉज क्या है, ताकि हम प्रॉपर कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट दे सकें और पेशेंट को ठीक कर सकें। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं कॉजेस की तरफ। तो सबसे पहले कॉजेस में आता है शोल्डर रिलेटेड कॉजेस और नॉन शोल्डर रिलेटेड कॉजेस। तो शोल्डर रिलेटेड कॉजेस में सबसे नंबर 1 पे आता है, जिसमें डायरेक्टली शोल्डर की इंजरी या शोल्डर की प्रॉब्लम की वजह से फ्रोजन शोल्डर बनता है। यानी कि कोई ट्रॉमा, कोई फॉल हुआ पेशेंट या वो ट्रॉमे का शिकार हुआ, जिसकी वजह से उसको शोल्डर को बहुत देर के लिए रेस्ट पर रखना पड़ा, तो उसकी वजह से उसको फ्रोजन शोल्डर हुआ। तो सेकंड नंबर पर आते हैं किसी टेंडनाइटिस की वजह से, यानी कि कोई मूवमेंट करते टाइम जर्की वे की वजह से उसको टेंडन की प्रॉब्लम आई, जो कि शोल्डर के रिलेटेड है, उसकी वजह से उसको रेस्ट लेना पड़ा, तो फ्रोजन शोल्डर कॉज हुआ। थर्ड आता है रोटेटर कफ इंजरी की वजह से, मतलब रोटेटर कफ मसल जब टियर हो जाता है, पेशेंट को काफी देर के लिए रेस्ट लेना पड़ता है और उसको पेन फील होता है और वो पेन की वजह से अपनी मूवमेंट शोल्डर की रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, जिससे कैप्सूल टाइट होना शुरू कर देता है और फ्रोजन शोल्डर बनता है। तो 4th नंबर पर आते हैं ओवर यूज और फॉल्टी मूवमेंट। आजकल लोगों में एक्सरसाइज का क्रेज है और वो फॉल्टी मूवमेंट्स और फॉल्टी एक्सरसाइज करने की वजह से वो काफी टियर करवा लेते हैं अपने मसल्स को, जो कि ओवर एक्टिविटी की वजह से ज्यादा होता है और जिसकी वजह से उनको बाद में फ्रोजन शोल्डर जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो व्यूअर्स, लास्ट 5th पॉइंट आता है हमारा पुअर स्लीपिंग पोस्चर। हम अपनी गलत स्लीपिंग की वजह से हम जब भी अपने हाथ को सर के नीचे रखकर सोते हैं तो एक लॉक पोजीशन बनती है शोल्डर की, यानी कि एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सट्रीम एक्सटर्नल रोटेशन की वजह से कैप्सूल टाइटनिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर बनता है। अब आते हैं नॉन शोल्डर रिलेटेड कॉजेज की तरफ। नॉन शोल्डर रिलेटेड कॉजेज वो कॉजेज हैं जो डायरेक्टली शोल्डर पर टारगेट नहीं करते, पर किसी और कॉज की वजह से उनको फ्रोजन शोल्डर फेस करना पड़ता है।
जैसे कि नंबर 1 पे आता है डायबिटीज, सेकंड नंबर पे आता है थायराइड। ये हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें कैप्सुलर थिकनिंग सबसे ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है। थर्ड नंबर पर आते हैं रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन है कि कॉज कहीं और होता है और पेन रेफर करता है कहीं और, यानी कि स्क्रीमिंग हार्ट डिजीज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। जब पेशेंट को शोल्डर में पेन आता है तो वो अपनी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है। फोर्थ नंबर पर आता है प्रोलॉन्ग स्लिंग यूज, यानी कि कोई फ्रैक्चर हुआ हाथ पर और उसको स्लिंग का यूज करना पड़ गया, जिसमें शोल्डर को काफी देर तक स्लिंग की वजह से रेस्ट करना पड़ा, तो उसकी वजह से मसल टाइटनिंग होना शुरू होगी और कैप्सूल थिकन होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है। तो व्यूअर्स, फिफ्थ नंबर पर आता है मसल वीकनेस। हमारे जो शोल्डर का स्कैपुला मसल्स है, हमारे चेस्ट के जो मसल्स हैं, जब वो वीक होने लग जाते हैं तो शोल्डर के ग्लेनाइड कैविटी को आगे मूव कर देता है, जिसमें शोल्डर एक्सेस खराब हो जाता है। तो एक्सेस खराब होने की वजह से बार बार फ्रिक्शन होती है। जब हम शोल्डर को मूव करते हैं अबव हैंड, उसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से ये हमारा फ्रोजन शोल्डर कॉज करता है। अब आते हैं हम फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट पर। फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट अलग अलग कॉज और अलग अलग स्टेज को देखकर करना चाहिए। इसमें अब हम सबसे पहले पेशेंट को फंक्शनल रेंज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपने आप को हेल्पलेस ना फील करे और अपनी डेली एक्टिविटीज़ को इजीली कर सके। तो हमारी सबसे पहले अप्रोच यही होनी चाहिए कि पेशेंट को फंक्शनल करें, उसकी मूवमेंट रिस्टोर करें, जो हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से करते हैं। फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेन कंट्रोल करना और रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करना, जिसमें कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट माना जाता है। कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर आपकी सर्वाइकल C5 C6 की एडजस्टमेंट करके पहले नर्व से प्रेशर रिलीज करता है, जो कि गर्दन से कंधों को जाती हैं, और साथ ही साथ आपकी शोल्डर की एडजस्टमेंट करके आपकी पेन एंड रेंज को भी बेहतर करता है। अब हम आते हैं स्टेज वाइज ट्रीटमेंट पे, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टेज 1, जिसमें पेन एंड इन्फ्लेमेशन साथ साथ चलती है। इसे हम फ्रीजिंग स्टेज भी कहते हैं। अब इसको बाकी शोल्डर पेन से डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक एप्रीहेंशन टेस्ट भी करते हैं, जो कि क्लियर करता है कि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है। स्टेज 1 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन होती है और पेशेंट को नाइट में पेन भी होता है। तो इस स्टेज में कभी भी हम एक्टिव मूवमेंट की तरफ नहीं जाएंगे और कभी भी पेशेंट को एडवाइस नहीं करेंगे कि आप इस स्टेज में कोई एक्सरसाइज करें, अपने शोल्डर की रेंज को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी भी वो रेंज को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो इन्फ्लेमेशन और पेन को कॉज करेगा, जिसमें पेन, इन्फ्लेमेशन, पेन का एक विशियस सर्कल बना रहेगा और पेशेंट को हीलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो स्टेज 1 में हम सिर्फ प्रिस्क्राइब करते हैं कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट एंड एनसेड, मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट 99% मेडिसिन फ्री होता है, बट जब आपको जॉइंट के अंदर स्वेलिंग आ जाए देन हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट इसलिए भी देनी पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट पेन से इतना सफ़र कर चुका होता है, तो हमें एज सुन एज पॉसिबल पेशेंट को रिलीफ देना होता है। तो जब तक जॉइंट की इंटरनल स्वेलिंग रिड्यूस नहीं होगी, पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होगी और साथ साथ हम आइसिंग भी करते हैं। सेकेंड स्टेज आती है स्टेज ऑफ स्टिफनेस। इसमें हमें स्टिफनेस को रिकवर करने के लिए कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के साथ साथ हीट भी यूज़ करवाना पड़ती है, जिससे स्टिफ मसल्स रिलैक्स होते हैं एंड ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है बिफोर कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। थर्ड स्टेज आती है जिसमें हम पेशेंट की हमारे से डिपेंडेंसी खत्म करते हैं और उसे मसल स्ट्रेंथनिंग एडवाइस करते हैं। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों में से भी किसी को फ्रोजन शोल्डर के इश्यूज आ चुके हैं, डिस्क बल्ज के इश्यूज आ चुके हैं, सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, शॉटिका के इश्यूज हैं, तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, जिसमें हम विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी आपकी नर्व कंप्रेशन को रिलीज करते हैं और आपके जॉइंट की मोबिलिटी को इन्हांस करते हैं और कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल बेहतर हो जाते हैं। गुड डे।